पहले मुझे लगता था कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे तो बस की नहीं है। तो ये मेरे को डर था, जो ये मेरे को रोकता था। 2 बार प्रीलिम्स में नहीं हुआ तब मेरी बहुत ज़्यादा मैं दुख में थी और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि मैं आगे कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा कि आज मैं प्रीलिम्स होने पे इतनी दुखी ना होने पे इतनी दुखी हूँ, तो अगर मेरा मेंस पे या इंटरव्यू पे रुक गया तो फिर मैं क्या फील करूंगी कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी। कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कम पढ़ कर गई थी या मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। मैं पूरा 1 साल में पढ़ के गई थी उसमें भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। मैं कहूँगी कोचिंग की कोई बिल्कुल भी नीड नहीं है। मैंने एक्चुअली ज्वाइन करी थी, लेकिन मैंने 1 हफ्ते बाद ही उसको छोड़ दिया। गाइडेंस के लिए मैं कहूँगी कि हमारी इतनी सारी आज तो टॉपर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो मैं क्या करती थी जब भी मुझे कोई डाउट होता तो मैं तो कोई टॉपर जिसकी मुझे स्ट्रैटेजी लगती थी मैं रिलेट कर सकती हूँ, उनकी मैं स्ट्रैटेजी देखा करती थी। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक बार फिर से एक स्पेशल गेस्ट हैं, सुरभि गोयल मैम, जिन्होंने इस बार 2021 यूपीएससी में 78 रैंक लाई हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज मैम खुद हमारे साथ हैं मौजूद। और ये जो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेके, वो पूरी बात मैं जानने की कोशिश करूँगा सुरभि मैम से। इन्होंने प्रिपरेशन कब शुरू की और कौन कौन सी परेशानियाँ आई, स्ट्रेटजी ओवरऑल सारी चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। मैम, सबसे पहले वो कहते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेसन, बड़ी वाली कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सुरभि मैम, पहले आप ये बताइए कि ये जो जर्नी है आपकी कब शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी और आपको क्यों लगा कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? जी, तो जर्नी वैसे मैंने शुरू करा पढ़ना 2018 में, और उससे पहले मेरा ग्रेजुएशन भी 2018 में ही हुआ था। तो उससे पहले मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था। एक्चुअली इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, उसके बाद मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट करा था कि यू शुड गो फॉर कैट। तो मैंने कैट जब दिया तो तब मेरे मन में आया कि क्या मैं एक्चुअली कैट करना चाहती हूँ, एमबीए की फील्ड में जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती हूँ। और डिसीजन लेने का मेरे पर प्रेशर तब बना जब कैट का रिजल्ट आ गया और मेरी उम्मीदों से अच्छा आ गया था। उसमें 98.7 परसेंटाइल थी। तो उस टाइम लेकिन मुझे लगने लगा कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं देश के लिए एक तरीके से कर सकते हैं काम, वो तरीका मुझे लगता था कि मैं अपनाना चाहती हूँ और अपने जीवन में मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे लिए डिसीजन बहुत रिस्की था, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि कैट को छोड़ के यूपीएससी में जाना रिस्की डिसीजन है। जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स में नहीं हुआ तब मेरी बहुत ज़्यादा मैं दुख में थी और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि मैं आगे कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कोशिश पूरी करी थी उन दोनों बार में भी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो देर हो चाहे लेकिन हम पहुंच जाएंगे वहाँ। अच्छा मैम, अब मैं आता हूँ आपकी जो जर्नी रही है यूपीएससी की। सबसे पहले ये बताइए कि ये कैवा अटेम्प्ट था आपका, लैंग्वेज क्या थे और आपका ऑप्शनल पेपर क्या? जी, तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहली 2 बार में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं हुआ था। जी, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करी थी। मैम, एंथ्रोपोलॉजी कितना डिफिकल्ट हुआ होगा आपके लिए, क्योंकि लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ना, वो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आगे, कितना टफ रहा था आपके लिए? जी, मैं कहूँगी एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल टफ सब्जेक्ट है। काफ़ी बार ऐसा शो किया जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी इजी और डायरेक्ट है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी में भी पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही लंबा सिलेबस रखता है। तो एंथ्रोपोलॉजी मैंने बहुत मेहनत करी। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने धीरे धीरे पहले बेसिक किताबों को उठाया और जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बेसिक किताबों से बेसिक नोट्स बनाए। लेकिन जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट तक आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और वो मेरे को काम नहीं आएंगे पेपर में। तो मैंने उस रजिस्टर को साइड रखा और मैंने दोबारा से नोट्स बनाने शुरू करे। तो इस बार मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स। और एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने बेसिक किताबें पढ़ी पहले, फिर मैंने दूसरी किताबें पढ़ी जैसे इग्नू हो गया। कौन कौन सी किताबें आपने रेफर की? जी, तो जैसे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है तो उसके लिए वैद सर की किताब आती है इन सर्च ऑफ आवरसेल्व्स, वो मैंने रेफर करी थी। और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी नाथ करके किताब आती है जी। और ट्राइबल इंडिया के लिए मैंने खाका कमेटी पढ़ी थी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए डीके भट्टाचार्य सर की किताब आती है वो, और नदीम हसनैन सर की किताब आती है वो मैंने पढ़ी थी फॉर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। उसके अलावा मुनि रत्नम के नोट्स हो गए, ये 5 सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं। और इग्नू को मैं हमेशा रेफर करती थी। वो ऑनलाइन मिल जाता है, ऐसा नहीं मैंने पूरा मटेरियल मंगाया था अपने घर, ऑनलाइन ही मैं करती थी ज़्यादातर पढ़ाई। और जब भी मुझे लगता था कि कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मैं दूसरी एक्स्ट्रा किताबों को उस टॉपिक के लिए रेफर करती थी। जैसे कि एम्बर एंड एम्बर है किताब एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसको मैंने सिलेक्टिवली पढ़ा। तो ये मैं करती थी ताकि मेरे आंसर्स और अच्छे बने धीरे धीरे। तो ये मैंने ओवर टाइम किया है 3 सालों में। मैम, ये पहला मेंस और इंटरव्यू रहा है, इससे पहले आपने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं की, तो ऐसा आपने क्या इस बार किया, क्या बदलाव लाया अपनी प्रिपरेशन में
कि आप मेंस तक पहुंची और इंटरव्यू भी आपने क्लियर किया? जी, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उस दिन मैंने सोचा कि आज मैं प्रीलिम्स होने पे इतनी दुखी ना होने पे इतनी दुखी हूँ, अच्छा। तो अगर मेरा मेंस पे या इंटरव्यू पे रुक गया तो फिर मैं क्या फील करूँगी, क्योंकि मैं प्रीलिम्स जब नहीं हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो अगर मैंने सोचा कि अभी इतना दुख पहुँचता है तो आगे क्या होगा, तो मैंने ये सोचा कि दूसरी बात है कि बहुत बच्चे जो है मेंस देते हैं फिर उनका नहीं होता, या इंटरव्यू में कुछ बच्चे रुक जाते हैं, या फिर इससे भी होता है कि कुछ बच्चों को अपनी मन की सर्विस नहीं मिलती है। तो मुझे लगा कि ये इस तरीके की साइकिल में मैं नहीं अटकना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने सोचा कि अब जो अगर मुझे प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा दोबारा, तो मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और मैंने सोचा कि अब जो ये पूरा साल है इसमें मैं प्रीलिम्स की मेंस की अच्छे से पूरी तैयारी करूँगी। तो जब क्या हुआ, तीसरा अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स दिया, उससे पहले मेरी मेंस की पूरी तैयारी हो रखी थी। तो फिर मैंने इस तरीके से, मैं कहूँगी ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए अगर आपको एक बार में क्लियर करना है तो, जिसकी मेंस की ऑप्शनल प्लस GS 1 2 3 4 प्लस एस्से मैं हर हफ्ते लिखा करती थी अपने 3rd अटेम्प्ट से पहले। अच्छा। तो इस तरीके से मैंने पूरा तैयार कर लिया था पहले से। और सिमिलरली इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगी कि जब मेंस का रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने पहले से ही अपना डैफ क्या कह सकते हैं कि 70% मैंने प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि और ये चीज़ मुझे बेनिफिट भी करी क्योंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे था। और अच्छा, फर्स्ट डे था जी, और 10-12 दिन का ही गैप था। हर बार 1 महीने का गैप होता है लगभग रिजल्ट में और इंटरव्यू में, लेकिन इस बार 10-12 दिन का ही गैप था। तो मैं कहूँगी कि आप डैफ प्रिपेयर कीजिए अपना अच्छे से, और फिर मैंने 3-4 जगह जाके मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो इस तरीके से मैंने मतलब 2-3 स्टेजेस मेरी एक बार में हो गए। तो मैं कहूँगी कि मेरी सबसे पहली कमी तो ये थी कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी। कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कम पढ़ कर गई थी या मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। मैं पूरा 1 साल में पढ़ के गई थी उसमें भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि हमें UPSC को अपने से बहुत ऊँचा नहीं समझना चाहिए, हमारे को अपने ऊपर भी पूरी वैल्यू देनी चाहिए। अपने आप को हम वैल्यू देंगे और UPSC को अपने बराबर समझेंगे तो हमारे अंदर तब हिम्मत आएगी कि हम इस पेपर को निकाल सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि UPSC बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे तो बस की नहीं है। तो ये मेरे को डर था, जो ये मेरे को रोकता था। दूसरा ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैंने मॉक बहुत कम दिए थे, ऐसे 7-8 मॉक ही दे पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता था कि मैं पढ़ लूँ पहले फिर दूंगी मॉक। तो बच्चों को जैसे हेजिटेशन होती है मॉक देने में, वो थी मुझे तो, लेकिन ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है, तो ये देने चाहिए मॉक जितने ज़्यादा। तो 3rd अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी तो मैंने सबसे पहले फुल लेंथ मॉक दिया। तो इससे क्या होता है, ये सबको करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट में अटेम्प्ट में हो या जिसमें भी। क्या होता है इससे कि आपको पता चल जाएगा फर्स्ट डे ही कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे और किस में खराब हो। तो अगर आपके पॉलिटी में अच्छे आ रहे हैं तो वो आप कम पढ़िए, इन्वायरमेंट में ज़्यादा आ रहे हैं तो मतलब इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में मेरी ये गलती रही कि मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, तो मेरा 1 नंबर से रह गया था। तो उसमें मैंने 93 कुछ क्वेश्चंस करे थे और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो सही हो जाता तो हो जाता। जो 2nd से 3rd अटेम्प्ट की जर्नी थी, आई वुड से कि मेरी सबसे डिफिकल्ट थी, बट मैंने इसको इम्प्रूव इस तरीके से करा कि मैंने अपने आप को थोड़ा रिलैक्सेशन का भी टाइम दिया। अभी तक जो 2 साल थे मैं उनमें बहुत स्ट्रेस लेकर पढ़ा करती थी और मतलब इंजॉयमेंट का कोई टाइम नहीं था। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करा और मैंने सोचा कि मैं अगर सपोज दिन में 3-4 घंटे अच्छा पढ़ चुकी हूँ तो मैं दिन में फिर आधे घंटे का ब्रेक लेती थी, जिसमें मैंने अपनी या तो मम्मा से बात कर ली या मैंने बुक पढ़ ली या मैं टीवी देख लिया मैंने आधा घंटे से ज़्यादा नहीं, लेकिन आधा घंटा लिमिट में मैं देख सकती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मूड रिलैक्स रह जाता है थोड़ा सा और हम एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ सकते हैं। एक रिलैक्सेशन वाली टाइम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किताब के पीछे है तो वो सारी चीज़ें। अब मैं आता हूँ प्रीलिम्स की बात करूँ, जैसे आपने बताया था छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे इंटरनेशनल रिलेशन और सब सारी चीज़, तो उनके लिए आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज बुक्स वगैरह यूज़ की, तो उसके बारे में बताइए। तो जो ये मेंस के सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे हमारे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह हो गया, उसके लिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने जो विजन की मेंस 365 आती है उसी को रेफर किया था सिर्फ, और फैक्ट्स मैंने चेक कर लिए थे नेट से कि ये करेक्ट है ना और लेटेस्ट है ना, ये मैंने चीज़ कही थी IR के लिए। और गवर्नेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने 2nd ERC को ही रेफर करा था सिर्फ। उसमें जैसे ई गवर्नेंस का आप चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पे ई गवर्नेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे, उसमें से कोई 2-3 उठा लिए, बेनिफिट्स ले लिए और फिर सजेशंस ले ली। और सोशल जस्टिस के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम की किताबें आती है मार्केट में, वो एक्चुअली पूरे GS2 के लिए हैं, तो वो मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी, इसके कारण मेरे GS2 में अच्छे नंबर बने। तो वो मैम ने क्या है एनालिटिकल एंगल से दे रखा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं तो वो सारा थियोरेटिकल है, तो हम चीज़ के और अच्छे से नुक्स समझ पाएँ, तो उसके लिए वो किताबें बहुत अच्छी हैं। बाकी सोसाइटी के लिए मैंने NCERTs पढ़ी थी 11th और 12th की, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी क्लास 12th की NCERT है वो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मुनाल सर की जो वेबसाइट है, उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को छोटा छोटा टुकड़ों में दे रखा है, तो वहाँ से मैंने कंसाइज फॉर्म में वर्ल्ड हिस्ट्री निकाल ली थी।
बाकी GS3 में अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो वो मैंने विजन के वैल्यू एडिशन मटेरियल से करी थी सिर्फ, और उसके अलावा जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट आता है वो मैंने करा था, जो NDMA की वेबसाइट है तो उन्होंने वहाँ पे सजेशंस दे रखी हैं सारे डिजास्टर्स में हमें क्या स्टेप लेने चाहिए। वहाँ से मैंने फैक्ट्स भी ले लिए थे कि कितना, जैसे फ्लड्स है तो वो 6% में इंडिया में आता है, मैप्स वहाँ पे बने हुए हैं, और उसके अलावा ज्योग्राफी से बेसिक कवर हो जाता है डिजास्टर्स का। तो डिजास्टर के लिए वहाँ से उस मैप से आप वेबसाइट से सारी चीज़ें मिल जाएंगी जी। फिर अलग से कोई किताब खरीदनी पड़ेगी? जी, डिजास्टर के लिए सबसे पहले तो ज्योग्राफी से बेसिक हमें समझ में आ जाएगा कि डिजास्टर कैसे आता है, कॉजेज हो गए या फिर मैप आ गया। और जो वेबसाइट है NDMA की, उन्होंने वहाँ पे सजेशंस दे रखी हैं कि जब मैप आए तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो वो वैसे लंबी PDF है बहुत, उसमें से सिर्फ सजेशंस के पेज में हम जाएं और जो हमें लगता है कि हाँ ये सजेशन हम इम्प्लीमेंट नहीं करी हमने अभी तक, क्योंकि वो सजेशंस थोड़ी पुरानी है, तो जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है उनको मैं पिक कर लेती थी कि ये ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थोड़ा मैंने गूगल सर्च करा और बेस्ट जो केस स्टडीज़ थी कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है तो वो मैंने ली थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका, कि जैसे कि हमारे चेन्नई में एक iFlows करके ऐप, CFlows करके ऐप है, और मुंबई में भी ऐप बनी है फ्लड्स के लिए, अर्बन फ्लड्स आते हैं। और सिमिलरली हमारा जो वो है क्या कहते हैं सिक्किम है, तो वहाँ पे जो एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आते हैं, उन्होंने उसके लिए एक सिस्टम इंस्टॉल करा है। तो मैं बेस्ट प्रैक्टिस करके सर्च करती थी, तो इंडिया का या वर्ल्ड का कुछ मिल जाए तो मैं उसको कंक्लूजन के पास डालने की कोशिश करती थी। मैम एक सवाल कल किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि जो नए स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं UPSC की, तो शुरुआत कैसे करें? जनरल स्टडीज़ की तैयारी शुरू करें या फिर ऑप्शनल के लिए? इन दोनों में से कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? जी, तो पहले मेरे ओपिनियन में ऑप्शनल तैयार करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि GS जो है फिर हमारा प्रीलिम्स के साथ साथ कंटिन्यू हो जाएगा, तो पहले ऑप्शनल तैयार हो जाएगा तो आपका जो है 500 मार्क्स का प्रिपेयर हो गया है। correct. तो ऑप्शनल मेरे ओपिनियन में पहले करना चाहिए, मैंने भी पहले ऑप्शनल ही किया था। दोस्तों मैम ने कोचिंग ली है, बहुत लिमिटेड ली है, एक तरह से सेल्फ स्टडी ही इनकी रही है। तो मैम आप कैसे देखती हैं, क्या एस्पिरेंट्स को, जो बिगिनर्स हैं, उनको कोचिंग लेना चाहिए? मैं कहूँगी कोचिंग की कोई बिल्कुल भी नीड नहीं है। मैंने एक्चुअली ज्वाइन करी थी, लेकिन मैंने 1 हफ्ते बाद ही उसको छोड़ दिया था। तो मैं वहाँ ORN में गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला इन्वायरमेंट है, और जो घर का इन्वायरमेंट आपका सेल्फ स्टडी वाला वो ही बेस्ट है। और जो मैंने कोचिंग की मदद ली है वो मैंने टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ली है सिर्फ, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या। बट मैम गाइडेंस की तो ज़रूरत पड़ती है। जी, और गाइडेंस के लिए मैं कहूँगी कि हमारी इतनी सारी आज तो टॉपर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो मैं क्या करती थी, जब भी मुझे कोई डाउट होता था मैं तो कोई टॉपर जिसकी मुझे स्ट्रैटेजी लगती थी मैं रिलेट कर सकती हूँ, उनकी मैं स्ट्रैटेजी देखा करती थी कि हाँ ये चीज़ मैं अपने आंसर्स में डाल सकती हूँ। और कभी फ्री टाइम है, हमें लग रहा है कि हमारी सही डायरेक्शन नहीं जा रही, तो डीमोटिवेशन है, तो मैं किसी टॉपर की ही वीडियो देख लेती थी, तो उससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है और कुछ नए आइडियाज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि हर की अलग जर्नी है, तो हर किसी से हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं मेरे ओपिनियन में। मैं यही करती थी। और पर्सनल गाइडेंस का मैं कहूँगी आज तो मतलब ये है कि यही चीज़ सबसे अच्छी है, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि जो आपका खुद का एक तरीका है पढ़ने का वो लिमिट हो जाता है। बाकी अगर किसी को लगता है उसको कोचिंग की नीड है ही है तो उसको लेनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग नहीं लें बिल्कुल भी, लेकिन मेरी पर्सनल ये था कि मैंने सेल्फ स्टडी करी और मैंने टेस्ट सीरीज दी थी कोचिंग से ऑनलाइन फॉर्मेट में। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं इस बारे में कि सिलेबस को लेके, काफ़ी बड़ा सिलेबस है UPSC का, तो उसको कैसे देखें, उसको किस तरह से आप एक ऐसी आउटलुक बनाएं ताकि उसको इजी से समझ सकें और उसको एक बेसलाइन, एक लेआउट बना के बच्चे तैयारी कर सकें, इसके बारे में बताइए। जी, तो इनिशियली मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिलेबस को बार बार पढ़ें और समझें कि ये सिलेबस जो है इसकी जो 4 बाउंड्री है इनके बीच में ही हमें रहना है। हम जितना आगे जाते जाएंगे तो PhD हम करने लगेंगे अगर किसी भी सब्जेक्ट में, तो कोई एंड नहीं है उसका, तो उस चीज़ से अपने आप को रोकें और लिमिटेड सोर्सेज में हमें सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एक ही किताब की एक ही सब्जेक्ट की 4 किताबें आती हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन रखनी पड़ेगी कि जो हमने एक सब्जेक्ट की एक किताब उठाई है वो मोर देन सफिशिएंट है और मैं उतना ही करूँगा। तो ये मेरी पहली चीज़ थी। और दूसरी चीज़ थी कि मैं सिलेबस वाइज चलती थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे प्रीलिम्स के और मेंस के, और मैंने समझा कि UPSC किस तरीके से पूछता है, और मैंने जो 2 किताबें उठाई उनको मैंने अच्छे से कर लिया उस बेसिस पे। तो ये तरीका है कि हम लिमिट करें अपने आप को। और पॉलिटी है, जैसे लक्ष्मीकांत से आपका मेंस का सिलेबस 80% हो जाएगा, तो आप सिलेबस वाइज चलिए। फिर कुछ चीज़ होगी जैसे कि कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशंस अमंग द वर्ल्ड, तो वो चीज़ नहीं कवर हुई है, तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखती थी और उससे मैं एक आइडिया ले लेती थी। और मेन कंट्री के फिर मैंने अपने आप लिंक बना लिए कि जैसे इंडिया और US है, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलरली UK, फ्रांस, ऐसे करके मैंने 2-3 कंट्रीज कवर कर ली। तो ये अप्रोच चाहिए मेरी कि मैं सिलेबस को पॉइंट वाइज फॉर्मेट में देख के 1 by 1 मैंने कवर किया। मैम डीमोटिवेशन आपके साथ रहा है, फेल्योर्स भी रही है, तो अपने आप को चार्ज मोटिवेट कैसे रखे स्टूडेंट?
ये आप आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मोटिवेशन रखने के बहुत तरीके हो सकते हैं मेरे ओपिनियन में। पहला तरीका मेरे हिसाब से ये था मेरा कि जब मुझे फेलियर मिला 2 बार, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी और मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों को चांस नहीं मिलता आगे जाने का, तो वो ऐसा लगता है कि अब हम हेल्पलेस हो गए और 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो यही मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मैं दोबारा इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी मेरे लिए ये मोटिवेशन थी कि मैं थोड़े से ब्रेक सकती थी अपने दिन में। थोड़ा थोड़ा इंजॉयमेंट रखने से क्या होता है कि हमें आगे का नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ उस दिन का मैं सोचती थी कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है सपोज, तो मैंने सुबह 4 घंटे अच्छे से पढ़ लिया, तो दिन में आधा घंटा मैं इंजॉयमेंट रख सकती हूँ। और शाम के टाइम भी सिमिलर वे में। तो हम क्या करेंगे, अपने थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन भी रखेंगे तो हमारा अच्छा मूड रहेगा। और तीसरी चीज़ थी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थे। उन्होंने हमेशा मुझ में बिलीव करा, हमेशा सपोर्ट करा। तो जब भी मुझे सेल्फ डाउट होता था कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या कि मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गई हूँ, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि यू कैन डू इट, ठीक है। एंड वो हमेशा मेरे में बिलीव रखते थे। तो मैं कहूँगी कि सब स्टूडेंट्स को अपने साथ कोई ना कोई ऐसा पर्सन रखना चाहिए जो उनमें 100% बिलीव करता है और उनके लिए एक्चुअली वेल विश करता है, ठीक है, जो हमें अंदर से चाहता है कि वो आगे पहुँचें। तो ये इस तरीके का आपके पास कोई पर्सन है तो आई थिंक यू आर द मोस्ट लकी इन दिस यूपीएससी जर्नी, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें यूपीएससी में आगे ले जाती है। अभी मम्मी से आपकी बात हो रही थी कि वो बता रही थी मैं बेटी को सुबह 4 बजे उठाती थी, और तो मतलब क्या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती थी? आपका टाइम टेबल क्या था? जी, वैसे तो मैं कहूँगी कि मेरा नॉर्मल टाइम टेबल ही था। मैं सुबह 6 बजे या 7 बजे उठती थी और रात में मैं कोशिश करती थी मैं 10 बजे सो जाऊँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो हमारी बॉडी की पहले जो अटेम्प्ट थे मेरे, उनमें मैं लेट उठा करती थी और लेट पढ़ा करती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने साइकिल को इम्प्रूव करा 3rd अटेम्प्ट तक आते आते, क्योंकि एक तो हमारे पेपर जो हैं वो 9 बजे होते हैं और इस तरीके से रहते हैं, तो उस टाइम हमें फ्रेश रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये मुझे लगता है कि जो हमारी बॉडी की नेचुरल रिदम है, अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। टेक्निकल चीज़ मैं बता रही हूँ और इस सब चीज़ का ध्यान आप लोग जी बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या किया था, जब मेरा प्रीलिम्स या मेंस पास आने वाला होता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि अब ये मेरे पास लास्ट चांस है पढ़ने का, क्योंकि सपोज मेंस हो गया, उसके बाद 1 हफ्ते तक तो कोई किताब को टच भी नहीं करेगा। तो मैं उस टाइम का मैं पहले ही पढ़ लेती थी। तो इसके लिए मेरी उस टाइम स्लीप साइकिल थोड़ी खराब हो जाती थी। वैसे तो कहती हूँ मैं भी कि सोकर जाना चाहिए पेपर्स में अच्छे से, प्रीलिम्स में तो स्पेशली, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंस में मैं थोड़ा कम ही सोकर जाती थी और लास्ट के जो 10-15 दिन होते थे उनमें मैं थोड़ी स्लीप डिप्राइव्ड थी। मुझे ऐसा लगता था मैं जितना पढ़ सकती हूँ, जितना रिवाइज कर सकती हूँ मैं कर लूँ, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तो मैं रात को 12 बजे सोती थी तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 1 बजे भी सो जाती थी। मैं इस तरीके से करती थी थोड़ा एडजस्टमेंट। दिन में फिर मैं आधा घंटा की नैप ले लेती थी। मैम, ऑन एन एवरेज कितने घंटे देने चाहिए बच्चों को यूपीएससी के लिए, और आप कितना वक्त मतलब कितना टाइम लगाती थी, कितने घंटे लगाती थी? तो मैं ऑन एवरेज मैं कहूँगी 7 से 8 घंटे लगाती थी पूरे साल की अगर बात करी जाए तो। कभी कभी 9 घंटे हो जाते थे, लेकिन ये ठीक है, बिल्कुल ये नॉर्मल है। अगर आप सोचेंगे कि आप रोज़ 10-12 घंटे पढ़ेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, आप 2 दिन में बर्नआउट हो जाएंगे। लेकिन लास्ट का जो टाइम आता है, 2 महीने जो प्रीलिम्स या मेंस से पहले होते हैं, उस टाइम मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ती थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक मेंस लिखने का चांस जो मुझे मिला है वो मुझे मिला नहीं था अभी तक। तो मैंने सोचा कि इसको मैं नहीं गवा सकती हूँ, अगली बार प्रीलिम्स का मुझे वापस था डर, तो मैंने कहा इस मेंस में ही करना है मुझे। तो ये सोचकर मैं 10 घंटे पढ़ती थी। और जब पेपर पास आने वाला था तब तो 12, 13, 14 घंटे। वो तो बिल्कुल, मतलब उसको उस टाइम नहीं लिमिट रखनी चाहिए कि उस टाइम हम ब्रेक लें, बल्कि लेकिन थोड़ा सा अगर आप बर्नआउट हो गए हैं उस टाइम पे भी तो हल्का सा ब्रेक ले लिया 1-2 घंटे का, लेकिन फिर लग जाइए वापस से उस टाइम पे। मैम 78 रैंक ऑब्वियसली इसमें IAS तो मिल ही जाएगा आपको, फिर भी मैं आपकी प्रेफरेंस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेफरेंस क्या है आपकी? जी, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है। क्यों इंडियन फॉरेन सर्विसेज ही क्यों? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है उसमें एक तो हम पूरे अपने देश के लिए एक एज अ होल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ बाहर से हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कोविड के टाइम पे कितने लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट करने में मदद करी। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के बाहर भी कुछ कोई होना चाहिए जो हमें मदद पहुंचा सके। एंड सेकेंडली सर, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि जो हम सभी लोग हैं, आप और मैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ इन फॉरेन सर्विसेज और उनके लिए खड़े हो पाएँ और अपने देश की बात कह पाएँ। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि उसके सामने हम अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखें। तो इसके लिए मुझे मोटिवेशन थी कि मैं इस तरीके से इंडिया के लिए खड़े हो पाऊँ और आज कुछ अच्छे वे में कंट्रीब्यूट कर। बहुत बढ़िया। लास्ट में कुछ आपके पर्सनल लाइक आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ पसंद है आपको एज ए हॉबीज़? जी, तो मेरी हॉबीज़ थी कि एक तो मुझे पोइट्री राइटिंग पसंद है और दूसरा मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। और मैं कहूँगी कि मेन तो यही है, बाकी उसके अलावा कभी कभी मैं थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए नेटफ्लिक्स देख लेती थी। मैम, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू सेशन, और हमारी दुआएं हैं आपके साथ। जितने भी एस्पिरेंट ऑडियंस देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपके लिए बेस्ट विशेज़ है, और इसी तरह आप मुस्कुराते रहिए
और आगे और तरक्की कीजिए, अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सर, थैंक